कि हमने अभी तक ये समझा है स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक ब्रोकर क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग साइकिल। ट्रेडिंग साइकिल मीन सेटलमेंट मीन्स T+2। हमने इसको समझा है, राइट। हमने क्लास 1 में समझा था कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। आज हम लोग ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़े। जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग इज क्वाइट डिफरेंट। ट्रेडिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। जब आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग बेसिकली इज अ फुल टाइम एक्टिविटी। पार्ट टाइम में ट्रेडिंग नहीं होती, पार्ट टाइम में ट्रेडिंग नहीं होती है। पार्ट टाइम में एक ही तरीके की ट्रेडिंग हो सकती है, जो कि है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ये पोजिशनल ट्रेडिंग क्या हुआ? अगर आपका टाइम फ्रेम इज लॉन्ग, जब हम लॉन्ग की बात करते हैं, इट हैज टू बी इन वीक्स एंड मंथ्स, इसे हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं? स्टॉक को परचेज करते हैं, अगर स्टॉक तुरंत बढ़ गया तो सेल करेंगे, अगर स्टॉक गिर गया उसे होल्ड करेंगे, और यहाँ पे वो करेंगे कि अब आई एम अ इन्वेस्टर। अब आपने अपने आप को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया? इन्वेस्टर। तो आपने कोई स्टॉक 500 रुपए में लिया था, आपने सोचा था अगर ये 530 जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, बट ये स्टॉक नीचे आ गया, ये स्टॉक अभी 420 आ गया। अब मैंने इसको क्या कर लिया है? मैंने इसको होल्ड कर लिया है। अब क्योंकि मैंने अब इसको होल्ड कर लिया है और मैंने अब अपने आप को इन्वेस्टर कह दिया, मैं तो इन्वेस्टर हूँ भाई, मैं तो होल्ड करूंगा, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म। तब आप लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो ये शायद 320 हो जाएगा, फिर ये शायद 200 हो जाएगा, फिर ये शायद 100 हो जाएगा, फिर ये शायद। आप जब स्टार्ट किए थे तब आपका माइंडसेट था ट्रेडिंग का, बट आपने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, दोनों में ही तगड़ा होमवर्क लगता है। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिक्कत क्या है? जो नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर पहले एक्शन लेता है, उसके बाद में जब वो एक्शन उल्टा पड़ता है, रॉन्ग पड़ता है, के बाद में वो कंफर्मेशन चाहता है। वो अपने ब्रोकर से बात करेगा, वो अपने फ्रेंड से बात करेगा, वो किसी से रिसर्च मांगेगा। आपने एक्शन लेने में जल्दी किया, आपने टाइम नहीं दिया होमवर्क करने का, आपने एक्शन ले लिया, अब वो रॉन्ग हो गया है। अब आप सब जगह से कंफर्मेशन चाह रहे हो कि अब मैंने ये स्टॉक पकड़ के बैठा हूं, मैंने गलत तो नहीं किया है। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, उनका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, ठीक है। वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने जब जो मेन जगह थी जहां पे आपको सोच समझ के एक्शन लेना था, आपने वहां पे नहीं लिया। क्योंकि याद रखिए, ये जितनी भी चीजें हैं, ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, इसके सर्टन रूल्स होते हैं, वो तो मानने पड़ेंगे ना। तो अगर आप रूल्स को नहीं मानोगे, ट्रेडिंग की अलग है, इन्वेस्टिंग की अलग है, और आप डायरेक्टली एक्शन में आ जाओगे, तो गलतियां होंगी और आप उसको संभाल नहीं पाओ, राइट। एंड नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक मार्केट से जो न्यू कमर होता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल मार्केट में से बाहर हो जाते हैं आफ्टर 1 मिस्टेक ओनली। कुछ 3 से 5 मिस्टेक करके बाहर हो जाते हैं। मार्केट वही है, पहले भी रिटर्न देता था, अभी भी रिटर्न देता है, बट ये लोग बाहर हो चुके हैं मार्केट से। क्यों बाहर हो गए? अब मेरे पास में 2 लाख रुपए, किसी ने बोल दिया कि रिलायंस जियो में फेसबुक ने पैसा डाला है, तो अब ये जो आइडिया है, इसमें भी कोई XYZ कंपनी डाल रही है, ये शेयर का दाम 7 रुपए चल रहा है, ये 70 रुपए हो जाएगा। किसी ने बोल दिया, मैंने ले लिया। अब मेरे पास में 2 लाख रुपए थे, मैंने पूरे के पूरे ले लिए, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ये जैकपॉट है, ये मेरे लिए जैकपॉट है।
अब अगर मैंने इसको नहीं लिया तो मेरे पास तो 2 लाख हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मैं इसको इसको पूरा क्यों ना लूं, आधा लूंगा, दूसरा थोड़ी 7 का 70 करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ये जैकपॉट पे खरीद लिया पूरे 2 लाख रुपए। अब अगर गलती से आइडिया बैठा तो आपके पूरे 2 लाख जाएंगे, इसलिए मैंने कहा एक मिस्टेक और आपके पैसे साफ। कुछ समय पहले सीसीडी कैफे कॉफी डे के ओनर ने सुसाइड किया। एक लेटर आया, वो लेटर कह रहा है मैं बिजनेस रन नहीं कर पा रहा हूं, मैं बिजनेस रन नहीं कर पा रहा हूं। इससे बड़ा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि ये कंपनी के बिजनेस में प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि उस दिन उसके शेयर के दाम गिरे हुए हैं, देयर इज अ ह्यूज ड्रॉप इन प्राइस, कोई सेल कर रहा है, कोई तो बाय कर रहा है, तो पीपल आर बाइंग एट दिस लेवल ऑल्सो। और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, जो मैंने आपको पहले भी किया, होप, देयर ओनली रिसर्च, देयर ओनली स्ट्रेटेजी इज होप। एक बार कुछ हुआ था, ऐसे ही कंपनी बर्बाद हो रही थी, वो 5 या 10 रुपए की आ गई थी, बाद में वो 100 रुपए की हो गई। तो आप होप, लक, किस्मत के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो, रादर देन वर्किंग ऑन सर्टन रूल्स। इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है कि मैं आपको ये सारी चीजें पहले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, कुछ भी करते हो, इन्वेस्ट करो चाहे ट्रेड करो, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अब या तो आपका गेन होगा या तो आपका लॉस होगा। आप इसको जितना डिले कर सकते हो या जितना स्मॉल रख सकते हो, उससे होगा ये, आपको एक लंबा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं जितनी भी चीजें आपको कह रहा हूँ, ये सब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। कहने का मतलब ये है, जब मैं पैसे डाल रहा हूँ, मैं हार्ड अर्न मनी डाल रहा हूँ, तो मुझे जो गलतियां सब कर रहे हैं, क्या मुझे वही गलतियां करके वापस से सीख के यही कहना है हाँ बाकी जो सब कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तो पहले ये होता था कि जो लोग कहते थे कि आदमी गलती करके ही सीखता है, सही है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट कहावत चलती है कि स्मार्ट आदमी जो होता है वो खुद की गलती से तो सीखेगा ही, दूसरों की गलती से भी सीखेगा। पहले स्टॉक मार्केट में उतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, अभी मार्केट डेवलप हो रहा है इंडिया में, तो आपके पास में ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप दूसरों की गलतियों से हमें सीखना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल रहा है वो ये है कि देयर आर सर्टेन रूल्स। उस रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो देयर इज अ चांस यू विल मेक मनी। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो देयर इज ए हाई हाई चांस कि यू विल लूज मनी। तो हमारे हाथ में स्टॉक मार्केट नहीं है, हमारे हाथ में रूल्स है। तो हम आज पूरा जो फोकस करेंगे, आज से जो भी है, वो ट्रेडिंग के रूल्स समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग में आइदर यू विन और यू लूज, राइट? बीच की सिचुएशन नहीं है, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे। ट्रेडिंग फुल टाइम एक्टिविटी है, एक्सेप्ट पोजिशनल, जो मैंने आपको पहले कही। अगर आप फुल टाइम दे सकते हो या दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे डेडिकेटेडली दे सकते हो, साथ में इवनिंग टाइम भी स्पेंड कर सकते हो थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर, तब तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में उतने ही इंटरेस्टेड हो लेकिन टाइम नहीं है, तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग। ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है, राइट? तो मैं 24 घंटे के 24 घंटे इसके बारे में सोच सकता हूँ, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग में उसी को आना है जो लूज करने के लिए भी तैयार है। अगर उसको हर बार विनिंग ट्रेड्स करनी है तो ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। ट्रेडिंग्स के रूल्स हैं, एंड रूल्स आप जितना फॉलो करोगे आपका सक्सेस और कंसिस्टेंसी उतनी बढ़ेगी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो यू हैव टू यूज सर्टेन टूल्स। सॉफ्टवेयर्स आपकी लाइफ इजी करते हैं, पैसे नहीं बना के देते। लोगों को गलतफहमी होती है, मैंने XYZ सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो मेरे पैसे बनेंगे। पैसे सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, पैसे आप ही को बनाने हैं। वो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान करेगा,
लेकिन अब आप एक खुद चीज सोचिए, जो देखिए हर चीज जुड़ी हुई है। अगर आप फुल टाइम दे ही नहीं सकते तो सॉफ्टवेयर लेके करोगे, और अगर आप फुल टाइम एक्टिविटी दे रहे हो तो आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। ट्रेडर का कैपिटल थोड़ा सा कम इन्वेस्टेड होता है इन्वेस्टर के मुकाबले, लेकिन उसकी इन्वेस्टिंग बाकी जगह पे लगती है। ट्रेडिंग से रिलेटेड सर्टन एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता, देखिए यहाँ पे ना मैं आपका माइंड बिल्टअप कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो शायद डायरेक्टली आप बाय सेल करते टाइम आपको हेल्प नहीं करेंगी, लेकिन ये आपका माइंडसेट तैयार कर करके। एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग से ये होती है कि आई विल स्टार्ट विथ से 50,000 एंड एवरी मंथ आई वांट टू मेक 20,000। लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं 50,000 इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, क्या मैं दिन का 1,000 रुपए नहीं कमा सकता हूँ? आप कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो, राइट? ऐसा बात नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। बट एक चीज सोचिए, अगर ये हर हर महीने 20,000 करके आए तो 12 महीने में कितना आएगा? 2 लाख। आपने 50,000 रुपए डाले और आपके पैसे कितने हो गए? 2,40,000। अगर मैं इसको 2.5 लाख समझ लूं तो मेरे को 500% रिटर्न आ रहा है। ये 500% रिटर्न रिटर्न कोई आपको बोल ही सकता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनको 1100% रिटर्न आया है, ऐसे भी लोग हैं जिनको 600% रिटर्न भी आया है, तो 500% में ऐसा क्या पहाड़ टूट गया? याद रखिए, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। और अब इस गलतफहमी में मत रहिएगा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो इन्वेस्टर है उसको ये रिटर्न्स नहीं आ सकते हैं। 100% उसको भी ऐसे ही रिटर्न आ सकते हैं। मैं आपको पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा की तरह मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। अब आप एक चीज देखिए, ये 1 फरवरी का रेट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये 1 फरवरी का रेट है। 1 फरवरी को स्टॉक की कीमत है 21 रुपए, और इस लॉकडाउन में इस शेयर की कीमत आज है, तो अगर किसी ने 21 रुपए लगाए होंगे, इन्वेस्ट इन्वेस्ट कुछ ट्रेड नहीं कर रहा है, उसने एक बार पैसे लगा दिए, पैसे लगा के छोड़ दिए, तो उसका रिटर्न ये है, ठीक है? तो अब आप खुद समझ लो ये कितना परसेंट रिटर्न है। ये हजारों में, हजारों परसेंट रिटर्न है, राइट? सो कहने का मतलब ये है, अगर आप पॉसिबिलिटी की बात देखोगे तो इन्वेस्टर की भी पॉसिबिलिटी है वैसे ही रिटर्न पाने के लिए, लेकिन दोनों ही केसेस में ये एक्सेप्शंस है, रूल नहीं है। तो अगर आप 50,000 रुपए लेकर आए हो और आप अपना फुल डे दे रहे हो, और आपने अगर 5,000 भी कमा लिए या 4,000 भी कमा लिए या 2,000 भी कमा लिए, तो आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, वेरी गुड परफॉर्मेंस है। बट देखिए ये प्रैक्टिकल क्लास है, तो मैंने आपको क्या कहा, आपने 50,000 रुपए डाले, आपके महीने के एंड में 5,000 रुपए बने, लेकिन आपने उसके लिए फुल डे दिया है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास करने को कुछ नहीं है और आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप ट्रेड कर करके आपने 5,000 कमा लिए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप ये काम, ये टाइम कहीं और इन्वेस्ट करते, मतलब आप वेस्ट करते, उससे अच्छा आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लो। लेकिन पॉइंट ये है, ये 50,000 रुपए विल नॉट डू द ट्रिक। ट्रिक कहाँ पे होगी? जब ये अमाउंट बढ़ेगा। अब दूसरा रिएक्शन ये आता है, लोग कहते हैं मैं 50,000 नहीं, मैं तो 5 लाख क्या 50 लाख भी डाल दूंगा। बट क्या मुझे 50,000 में अगर 5,000 आ रहा है तो 5 लाख डालने में 50,000 और 50 लाख डालने पे 5 लाख रुपए महीने का आएगा क्या? प्रॉब्लम ये है, ये लाया आपने है तो 50 लाख डालने पे भी आप ही को लेकर आता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनिशियल लेवल पे आपके पास में इतनी जगह है कि आप फुल डे दे सकते हो, थोड़े कम पैसे लगा के 5,000 लेकर आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हो, कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप लर्न कर रहे हो। अगर आप लर्न कर लोगे तो कुछ समय बाद ये अर्निंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कंसिस्टेंट अर्निंग्स। लेकिन लोगों के पास में क्या
1 साल, 2 साल या 3 साल का पेशेंस है। इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके पास में 3 साल का पेशेंस है या 2 साल का पेशेंस है या 1 साल का पेशेंस है अपना स्किल को मास्टर करने के लिए। प्रॉब्लम ये है, कई लोग बोलेंगे हाँ मैं 1 साल लगा दूंगा, बट दिक्कत ये हो रही है कि अगर आपके ट्रेडिंग रूल्स इन प्लेस हैं, पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आपको मेंटेन करना है। जब आप सही हुए तो यू हैव टू लर्न व्हाई, आप सही क्यों, क्या आपने सही किया था, आप सीख रहे हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, जब जब आप गलत हो रहे हो तो यू हैव टू अगेन लर्न व्हाई, एंड अगर इसको आप कंटिन्यू करते हो तब जाके यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस, बस मैंने जो पढ़ा, सीखा, समझा, इम्प्लीमेंट किया और एवरी ट्रेड को मैंने वॉच किया। मेरा यहाँ पे मनी इज नॉट माई क्राइटेरिया राइट नाउ, बिकॉज आई एम लर्निंग। मनी इज नॉट माई क्राइटेरिया, माई क्राइटेरिया इज वेदर और नॉट आई एम लर्निंग और नॉट। अगर मैं इसको सिस्टमैटिकली कर लेता हूँ, एक सिस्टम बना के अगर मैं इसको सिस्टमैटिकली कर लेता हूँ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी ग्रिप आ जाएगी मार्केट पे, ट्रेड पे और खुद के ऊपर। दीज आर द थिंग्स दैट विल मेक यू अ गुड ट्रेडर। ये सारे प्री रिक्विजिट है और ये आपका प्लान है। अगर आप यहां से देखना स्टार्ट करते हो तो देखिए आज अपन ने किया क्या। आज हमने देखा है कि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग फुल टाइम है। अगर आप फुल टाइम नहीं दे सकते तो आपको पोजिशनल करना है, आपका टाइम फ्रेम लंबा होना चाहिए। अभी जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपका होमवर्क होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए। तो जब आप रूल्स की बात कर रहे हो तो आप या तो जीतोगे या तो हारोगे। अगेन है, फुल टाइम है, रूल्स है, फॉलो करना है, आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे आगे जाके। लेकिन मैंने आपको एक्सपेक्टेशन क्लियर की है। शुरू में अगर आप पैसे बनाने के उद्देश्य से ट्रेडिंग करोगे, बहुत 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 कम चांस है कि आपका कुछ होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग रूल्स बनाकर उसको फॉलो करोगे डे वन से और सही और गलत दोनों ट्रेड से सीखोगे, देन यू विल हैव अ ग्रिप ऑन योर ट्रेड एंड योर ओन थिंग। एंड आपके पास में आपका खुद का एक सिस्टम होगा। आप कोई भी चीज खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो क्यों नहीं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बोलो। अभी तक अपन ने जो भी किया है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बोलो। मैं आपको अलग अलग ट्रेड्स बताता हूँ कि क्या होती हैं। एक ट्रेड होती है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है बाय टुडे, आज ही बाय किया और आज ही सेल कर दिया, तो ये इंट्राडे होगी। ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं, मैंने 500 क्वांटिटी बाय किया और 500 क्वांटिटी सेल कर दिया, तो इंट्राडे कितना हुआ। 500 क्वांटिटी बाय किया, वही स्टॉक की 500 क्वांटिटी सेल कर दिया, तो मेरी इंट्राडे की क्वांटिटी कितनी हुई। व्हाट इज माय क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी बाय किया, 500 क्वांटिटी सेल किया, तो मेरी इंट्राडे की क्वांटिटी है, मैंने 500 शेयर्स इंट्राडे कर दिया, पोजीशन जीरो रह गई है। लेकिन इंट्राडे कितना किया मैंने, आज कितना बाय किया और आज कितना सेल किया, मैंने 500 शेयर सेल किया। बाय और सेल मैंने कितना किया है, 500 शेयर्स किया। अभी सेम कंडीशन में क्या हुआ, मैंने 500 क्वांटिटी बाय की और 300 क्वांटिटी सेल की। 500 बाय किया और 300 सेल किया, तो इंट्राडे कितना हुआ, इंट्राडे कितना कहलाएगा, इंट्राडे कितना कहलाएगा 300। क्योंकि ये जो 300 सेल किए हो, जो आज मॉर्निंग पे आपने 300 बाई किया था उसी में तो सेल हुआ है ना। और रिमेनिंग बचा जो 200, वो डिलीवरी बाय, वो आपका क्या है, डिलीवरी बाय। ये वाली चीज समझ में आई। अगर आपने 500 क्वांटिटी बाई की और 500 क्वांटिटी सेल कर दी, पोजीशन हो गई जीरो, इसका मतलब है पूरा का पूरा इंट्राडे है। अगर आप जो आज बाय कर लोगे और आज सेल कर दोगे तो आपकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो इंट्राडे में जो पोजीशन खरीदी है, जो पोजीशन बेच दी, तो पोजीशन होगी जीरो। तो पहला वाले का आंसर है 500। दूसरे केस में क्या हो रहा है, आप 500 क्वांटिटी बाय कर रहे हो और 300 क्वांटिटी सेल कर रहे हो। तो 300 जो बाय किया वो 300 सेल कर दिया, पोजीशन हो गई जीरो, तो इंट्राडे कहलाएगा 300। और जो 200 क्वांटिटी आप आज आज आपने बाय की है, 500 का ब्रेकअप है 300 और 200 का, तो 300 तो खत्म हो गया, जीरो। जो 200 बचा वो आप डिलीवरी में लेके जा रहे हो।
डिलीवरी में लेके जाने का मतलब आज आपने उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, अब वो आपके डीमैट में आएगा। कब आएगा? डीमैट में कब आएगा? हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था? डीमैट में कब आएगा? मंडे को मैंने बाय किया है, कब मेरे डीमैट में घुसेगा वो? मंडे को अगर आपने बाय किया है तो आपके डीमैट में कब आएगा? T+2, वेरी गुड, वो आपके अकाउंट में वेडनेसडे को आ जाएगा। तो अभी मेरे हिसाब से इंट्राडे को लेके कोई डाउट है? एनी डाउट रिगार्डिंग इंट्राडे कि भाई ये क्या होगा या क्या नहीं होगा? कोई भी डाउट है? इंट्राडे से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है? डिलीवरी की पेमेंट भी T+2 में है। हमने उस दिन ये भी समझा था, सेटलमेंट दो पार्ट में होता है, खरीदने वाले को पैसे देने हैं, बेचने वाले को शेयर्स देने हैं। तो बेचने वाला शेयर्स देगा T+2 में, उसके अकाउंट में पैसे कब आएंगे? T+2 में। खरीदने वाला पैसे कितने दिन में देगा? T+2 में। और उसके अकाउंट में पैसे कब आएंगे? सॉरी, उसके अकाउंट में शेयर्स कब आएंगे? T+2। सेटलमेंट T+2 ही है, ठीक है ना? अब हम आते हैं, एक ट्रेडिंग कहलाती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड जो होती है वो 5 से 10 दिन के लिए होती है, ठीक है? अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ना, उसका थोड़ा अलग अलग डेफिनेशन भी आता है, बट अगर हम लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से जाएं, इंट्रा डे, स्विंग, तो ये तो हो गई फॉर दी डे, मतलब 0 डे के अंदर। 0 डे में ट्रेड खत्म होगा, आज के आज। ये 5 से 10 डेज में खत्म होगा। if you are trading in weeks, if your time frame is trading in multiple weeks or months, तो आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो। तो इंट्राडे के नियम अलग होते हैं, स्विंग के नियम अलग होते हैं, पोजिशनल के नियम अलग। तीनों ही ट्रेडिंग है। देखो, मैंने आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क बताया था, अभी आपको मैंने सिर्फ वर्ड्स का मतलब बताया। इंट्राडे जब कोई आप सुनोगे तो उसका मतलब क्या है, स्विंग का मतलब क्या है, या पोजिशनल का मतलब क्या है, ठीक है? इसको लेके कोई डाउट है कि टाइम फ्रेम्स को लेके कोई डाउट है? अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे कोई ट्रेड में नहीं लिखा होता कि ये इंट्राडे ट्रेड है, वो अपने माथे में लिखा के नहीं घूम रहा है कि मैं इंट्राडे ट्रेड हूँ, इंट्राडे ट्रेड हूँ। शेयर्स आपने बाय किए, सिस्टम ने देखा आपका शेयर्स बाय हो गया, सिस्टम ने देखा आपने वो शेयर्स को आज सेल कर दिया, तो वो इंट्राडे हो गया। अब अगर आपने एक ट्रेड ली और उसको 6-7 दिन बाद सेल किया, तो कोई आपको ये बोल ही सकता है ये स्विंग ट्रेड है। कई लोग कहते हैं कि ये तो पोजिशनल ट्रेड है, उनके लिए एक हफ्ता मतलब पोजिशनल हो जाता है। तो वर्ड्स में आप उतने नहीं उलझोगे, लेकिन क्या होता है, कई बार ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं तो न्यू कमर जो है वो थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो जाता है, यार ये क्या टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़े भारी टेक्निकल टर्म्स नहीं है, ये सिर्फ आपको यही बताते हैं कि ये जो बाइंग और सेलिंग हो रही है वो, उसका टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है? उसका टाइम फ्रेम क्या है। देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन, ठीक है? ये आपका वो बताता है माइंडसेट, आप किस तरीके की ट्रेड्स लेने की सोच। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, देयर आर फ्यू टेक्निकल थिंग्स यू शुड बी नोइंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जो पूरा बाइंग एंड सेलिंग होता है उसके पीछे के प्रोसेस होते हैं, ठीक है? तो उसमें कुछ एक वर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं, और वो वर्ड्स हैं मार्जिन और लिवरेज। बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा अचीवमेंट होता है स्टार्टिंग में कि उन्हें इन चीजों के मतलब पता चल गए, तो उसे जहां तहां यूज करते रहते हैं। बट अगर आप जब इनके मतलब एक्चुअली शुरुआत में ही समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा इट इज नथिंग ग्रेट, राइट? अगर आपको याद होगा तो जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमारे पेज में मार्जिन्स बनाया जाता था, तो ये मार्जिन्स को इसको डिनोट करता था, राइट? एम आई राइट? मैंने तो ये चारों तरफ मार्जिन्स बनाया है फ्रेम की तरह। कई बार अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम एक मार्जिन बनाते थे, जो भी लिखना है वो मार्जिन के इस साइड लिखना होगा। तो अगर मेरे को कुछ ड्रॉ करना है तो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, राइट? तो ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरी ड्राइंग बीचों बीच होनी चाहिए। ये जो हिस्सा है, ये वाला मार्जिन वाला जो हिस्सा है, ये एक्ट करता है एज अ कुशन। देखिए, स्टॉक मार्केट की मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मल सिंपल इंग्लिश से लिए हुए वर्ड्स होते हैं।
तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश वर्ड को पकड़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। अब मार्जिन वर्ड और इस मार्जिन में क्या सिमिलैरिटी है? 100% सिमिलैरिटी है। अगर आपने 5 लाख रुपए की पोजीशन ली ट्रेड करने के लिए, पोजीशन राइट, ट्रेड करने के लिए, और आपने अपने ब्रोकर के पास जमा करा के रखे थे 1 लाख रुपए, तो अब आप बताइए उस ब्रोकर के पास में कितना परसेंट कुशन था? आपने पोजीशन उठाई है 5 लाख रुपए की, लेकिन क्या आपने 5 लाख रुपए दिए हैं? नहीं दिए। आपने अपने पॉकेट से मात्र 1 लाख रुपए दिए हैं। तो ब्रोकर के पास में कुशन कितना है? ब्रोकर के पास में कुशन कितना है? कल की डेट में अगर आप बोलते हो मैं नहीं दूंगा और पैसे, तो आपके कितने पैसे उसके पास पड़े हैं? आपके कितने पैसे उसके पास पड़े हैं? इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपके कितने पैसे उसके हिसाब पास पड़े हैं? और आपने पोजीशन कितने की उठा ली है? 5 लाख की। आपने 1 लाख रुपए दिए हैं और उसने आपने 5 लाख की पोजीशन उठा ली है, बाय कर ली है। तो अब आप मुझे ये बताओ उसके पास में सिक्योरिटी कितनी है? वो कितने से कवर्ड है? कितने का कुशन है ब्रोकर के पास? 1 लाख। अगर आपको इसको परसेंटेज में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? कितना परसेंटेज पैसा ब्रोकर ने अपने पास रखा हुआ है? 20%। वेरी गुड। तो इसे ही कहा जाता है मार्जिन। देखिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है, लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करके इसे समझाते हैं जैसे ये बहुत बड़ी चीज है। मार्जिन का मतलब है कुशन। तो 100 रुपए की चीज अगर है तो 20 रुपए का मार्जिन है। अगर 1000 की चीज है तो 200 रुपए है। तो मार्जिन हमेशा परसेंटेज में होता है। जो बोला जाता है वो परसेंटेज में बोला जाता है। तो अगर कभी आप ये सुनते हो कि इस स्टॉक में XYZ एक स्टॉक है, उस स्टॉक में 25% मार्जिन लगता है और उस स्टॉक की कीमत 800 रुपए है। तो अगर एक शेयर आपको लेना है, एक शेयर, तो आपके पास में कितने पैसे होने चाहिए? 25% मार्जिन है तो आपके पास में कितने पैसे होने चाहिए? आपके पास में कितने पैसे होने चाहिए? 800 रुपए का शेयर है, 200 रुपए होने चाहिए। सिंपल। अब अगर आप 1000 शेयर लेना चाहते हो, 1000, तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, आपके पास में 2 लाख रुपए होने चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति 100 शेयर लेना चाहेगा तो उसके पास में 20,000 होने चाहिए, कोई 10 लेना चाहेगा तो उसके पास 2000 होने चाहिए। इसीलिए परसेंटेज में कहा जाता है। आप परसेंटेज देखेंगे, शेयर का प्राइस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपके पास में कितने मिनिमम पैसे होने चाहिए। तो ये जो मार्जिन वर्ड है वो बहुत बार आता है। इस वर्ड को आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मार्जिन मतलब कुशन, कुशन कितना है? 20% है, परसेंटेज में बोला जाएगा। उसके बाद आप उसका एक्चुअल वैल्यू निकालोगे, जैसे अभी आपने 200 निकाला। तो मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग फॉर अ स्टॉक ऑफ 800 इज 200 रुपीज। लेकिन ये तभी निकला जब आपको उसका परसेंटेज पता था। ठीक है, पहले मैं लिवरेज कराता हूं, उसके बाद ये दोनों के क्वेश्चंस को मैं एक साथ दूंगा। लिवरेज, सबसे पहले ये जो लीवर वर्ड होता है, LEVER वाला, LIVER वाला नहीं, जो लीवर वर्ड होता है, लीवर या लिवरेज, डायरेक्टली मैं लिवरेज ही पे आता हूं। ये लिवरेज वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या बताता है? लिवरेज वर्ड हमें ये बताता है कि आपको किसी चीज को अगर इनहेंस करना है, एक्स्ट्रा करना है, मदद की भी बात होती है। जैसे अगर आपकी कार का आपको टायर चेंज करना है तो आपको कार को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो आपके हैंड्स में उतनी ताकत नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पे एक लीवर यूज करते हो
तो वो आपकी कार को उठा देगा। इसका मतलब है उसने ताकत का काम किया है, आपकी ताकत के ऊपर एक्स्ट्रा ताकत का काम किया है। ठीक है, दो लोग हैं, एक के पास में एक एक्स्ट्रा स्किल है, तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है कि उस बंदे ने अपने स्किल को लिवरेज किया, मतलब उसको यूज किया, राइट, एक्स्ट्रा कुछ पाने के लिए। तो यहां पे भी वही वर्ड है। तो अब मैं अगर इसके कैलकुलेशन पे जाता हूं, पिछले एग्जाम्पल पे ही रहता हूं, 5 लाख रुपए का पोजीशन आपने ली और आपने खुद के पैसे डाले 1 लाख रुपए, तो आपको एक्स्ट्रा मदद कितने की मिली? एक्स्ट्रा मदद कितने की मिली? एक्स्ट्रा मदद कितने की मिली? 5 लाख का स्टॉक लेने के लिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, तो आपको 4 लाख की एक्स्ट्रा मदद मिली, राइट। तो 1 लाख आपके, 4 लाख ब्रोकर के, तो आपका 1 लाख किस में कन्वर्ट हो गया? 5 लाख में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। आपका 1 लाख 5 लाख में कन्वर्ट हो गया। कैसे? 1 लाख आपके, 4 लाख ब्रोकर के, 5 लाख में कन्वर्ट हो गया। तो इसे कहा जाता है 5 टाइम्स लिवरेज। तो आप अब एक चीज सोचिए, आपका जो पैसे हैं वो कितने टाइम्स हो गए? 5 टाइम्स। तो देखिए एग्जाम्पल वही है, उसी एग्जाम्पल में मार्जिन भी आ रहा है, उसी एग्जाम्पल पे लिवरेज भी आ रहा है। कारण ये है, मार्जिन है कुशन, स्टॉक ब्रोकर के लिए मार्जिन है कुशन। तो अगर 20% का कुशन है तो लिवरेज तो 80% का दिया हुआ है ना, लिवरेज तो 80% का दिया हुआ है, राइट। तो अब एक चीज याद रखना, मार्जिन हमेशा परसेंटेज में बोला जाता है और लिवरेज हमेशा टाइम्स में बोला जाता है। तो आप अगर अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी स्टॉक ब्रोकर के पास गए हो या स्टॉक ब्रोकर से बात कर रहे हो और आपका फ्रेंड उससे बात कर रहा है, भाई आप मुझे कितने टाइम्स लिवरेज दोगे? तो वो कह रहा है कि सर हम आपको 5 टाइम्स लिवरेज देंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो वो आपको 5 लाख रुपए तक का स्टॉक उठाने के लिए देगा। अब अगर कोई ब्रोकर बोलता है नहीं जी हम तो आपको 10 टाइम्स लिवरेज देंगे, तो 1 लाख रुपए दो लोगों के पास है, एक का ब्रोकर उसको 5 लाख का स्टॉक उठाने देगा, दूसरे का ब्रोकर उसको 10 लाख का स्टॉक उठाने देगा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स एकदम बेसिक हैं, बट एक बार अगर आप इसको समझ लेते हो हमेशा, उसके बाद आपको नए से कभी याद नहीं करना पड़ेगा, एकदम बेसिक है। ठीक है, बट ये वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने मुझे 2-4 वर्ड्स बोले हैं तो मतलब उसको बहुत कुछ पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, एबीसीडी की तरह। ठीक है, अभी आप मुझे बोलो ये मार्जिन और लिवरेज में कोई डाउट है आपको? एनी डाउट रिगार्डिंग मार्जिन एंड लिवरेज? हु डिसाइड्स द मार्जिन फॉर एवरी शेयर? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं। इसके दो पार्ट है। पहला है स्टैट्यूटरी मार्जिन। मतलब क्या हो रहा है इसको समझिएगा। आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हो तो कुछ भी ऊंच नीच होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? एक्सचेंज की आती है। तो एक्सचेंज क्या करता है? रूल्स अपने हिसाब से सेट करता है। तो एक्सचेंज, मैं मेथोडोलॉजी में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप न्यू कमर हो। अगर मैं ये आपको बता रहा हूं, ये हवा में नहीं होता है। एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके रखी है एक्सचेंज ने। उस मेथोडोलॉजी को के हिसाब से उन लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस स्टॉक में कितना स्टैट्यूटरी मार्जिन होना चाहिए। वो मार्जिन जो है, वो मार्जिन एज अ रूल इंप्लीमेंट कराया है। और ब्रोकर को एक डिस्क्रिशन दिया जाता है, ब्रोकर को एक डिस्क्रिशन दिया जाता है कि अगर एक्सचेंज ने बोला है 20% और आपको लगता है नहीं इसमें 25% होना चाहिए, तो 20 + 5 करके आप लगा सकते हो।
तो बेसिक और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं, अगर एक ब्रोकर 20% लगाएगा, दूसरा ब्रोकर एक्स्ट्रा लगाएगा, तो बिजनेस 20% के पास ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा। तो प्रैक्टिकली होता क्या है, जो स्टैट्यूटरी होता है वही लगाया जाता है, लेकिन एक्सचेंज डिसाइड करता है एक कैलकुलेशन मेथडोलॉजी के द्वारा, उसे रूल बनाता है और उसे इंप्लीमेंट कराता है, एंड इट इज वेरी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। और ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। तो पहले क्या होता था कि आपका जो पैसा T+2 में आना है, तो जो ब्रोकर है, ब्रोकर क्या करता था, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, आपने क्या किया, 5 लाख रुपए का स्टॉक ले लिया। अब आप वो T+2, 3, 4, 5, 6 में पेमेंट कर रहे हो। ब्रोकर क्या कर रहा है, ऑन योर बिहाफ वो पेमेंट कर दे रहा है। अब क्या हो रहा है, ये जो ब्रोकर है आपके बिहाफ में पेमेंट कर दिया, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। तो आप भी खुश, ब्रोकर भी खुश। आप बोल रहे हो इंटरेस्ट से ज्यादा मैं कमा लूंगा, और ब्रोकर कह रहा है यार ब्रोकरेज के अलावा भी मेरी इंटरेस्ट की कमाई हो रही है। बट दिक्कत ये है, ये अननेसेसरी लिवरेज दी जा रही है। तो अभी क्या हो गया है, जैसे ही आप कोई भी शेयर डिलीवरी में लोगे, तो उसमें ये स्टैट्यूटरी मार्जिन ट्रिगर कर जाएगा। जो मार्जिन लगने, जो एक्सचेंज ने डिसाइड किया है, उतने आपके पास में होने चाहिए। अगर आप इसे ऑब्जर्व नहीं करते हो, तो आपको पेनल्टी चार्ज होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो मार्जिन परसेंटेज है, अगर आप कैरी कर रहे हो तो वो आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ये है, अगर आप न्यू कमर हो, तो आपको मार्जिन्स क्या होते हैं पता होना चाहिए, लिवरेज क्या होता है पता होना चाहिए। बट स्टार्टिंग में आपको जो भी काम करना है, 100% मार्जिन में काम करना है। 100% मार्जिन का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास में 50,000 रुपए है, तो आपको कितने का स्टॉक घर लेकर जाना चाहिए? अगर आपके पास 50,000 रुपए है, तो आपको कितने का स्टॉक घर लेकर जाना चाहिए? आपने डिसाइड किया है मैं 50,000 रुपए से स्टॉक खरीदूंगा। ये जो 50,000 रुपए आपने रखे हुए हैं ब्रोकर के पास, देखिए, अगर मेरा कहना है एज ए न्यू कमर आपको, तो मेरा कहना है एज ए न्यू कमर आपको 100% मार्जिन मेंटेन करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100% मार्जिन? कि अगर आपके पास में 50,000 रुपए हैं, तो आपको डिलीवरी में कितने रुपए के शेयर्स लेके जाने चाहिए? 50,000 या उससे ज्यादा के? अगर आपने 50,000 के, राइट, तो अगर आप रूल तोड़ोगे ही नहीं और आप कुशन लेके चलोगे, तो आपको पेनल्टी लगेगा क्या? ये आपको पेनल्टी लगेगा क्या? ये आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे डरने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, एक्सचेंज जो बोल रहा है वो बोल रहा है मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक स्टैट्यूटरी होता है और एक ब्रोकर के पास में डिस्क्रिप्शन है। अब इस पे आप आओ, जो मार्जिन है ये तो एक्सचेंज ने लगा दिया, लेकिन इंट्राडे में क्या हो रहा है? इंट्राडे में, क्योंकि याद रखना, ये जो मार्जिन किक इन करेगा वो करेगा ईओडी में, एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे में जितनी आपकी पोजीशन थी, उतने पे बेयर मिनिमम मार्जिन होना चाहिए, ये है रूल। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपकी पोजीशन रहेगी कि जीरो रहेगी? अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपकी पोजीशन रहेगी कि जीरो रहेगी? आपकी पोजीशन रहेगी कि जीरो रहेगी? जीरो। तो यहाँ पे आपका मार्जिनिंग काम आएगा क्या? मार्जिनिंग कॉन्सेप्ट काम आएगा क्या? स्टैट्यूटरी मार्जिन काम आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप इंट्राडे में काम कर रहे हो ना, तो इंट्राडे में क्या होता है, मार्जिन से ज्यादा यूज वर्ड होता है लिवरेज का। मार्जिन से ज्यादा वर्ड यूज होता है लिवरेज का। तो क्वेश्चन किया जाता है लिमिट कितनी मिलेगी? मैंने बोला ना कितने टाइम्स, तो आप मुझे 5 टाइम्स दोगे,
8 टाइम्स दोगे कि 10 टाइम्स दोगे? तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूं। एक ब्रोकर है, वो कह रहा है आपके पास में 20,000 रुपए हैं, मैं आपको 1 लाख की पोजीशन लेने दूंगा। दूसरा कहता है आपके पास में 20,000 है, मैं आपको 2 लाख की पोजीशन लेने दूंगा। और तीसरा कहता है आपके पास में 20,000 है, मैं आपको 4 लाख की पोजीशन लेने दूंगा। तीनों में से अच्छा ब्रोकर कौन सा है? तीनों में से अच्छा ब्रोकर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? वेरी गुड। ठीक है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोग गंवाते हैं और बहुत कम लोग कमाते हैं। अब आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिए। अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर ले लिए तो आपके पैसे को जीरो होने के लिए इस स्टॉक को कितना नीचे आना पड़ेगा? 1 लाख रुपए वर्थ के स्टॉक को कितना परसेंट गिरना पड़ेगा? कितना परसेंट कि आपका जो डिपॉजिट है वो जीरो हो जाए? ये जो 1 लाख रुपए है, नहीं नहीं, देखिए 1 लाख रुपए है का स्टॉक आपने लिया हुआ है वर्थ का, और 20,000 रुपए आपने जमा कराए हैं, तो आपके पैसे जीरो होंगे, मतलब लॉस कितने का लगेगा? 20,000 का लगेगा ना आपको। तो 1 लाख में 20,000 कितना परसेंटेज हुआ? 1 लाख में 20,000 कितना परसेंटेज हुआ? 20%। तो जब ये स्टॉक 20% टूटेगा तब आपका पैसा जीरो होगा। सेकेंड केस में जीरो होने के लिए स्टॉक को कितना गिरना पड़ेगा? कितना परसेंटेज गिरना पड़ेगा? आपने 2 लाख के स्टॉक लेके रखे हैं, तो ये 2 लाख के स्टॉक में 20,000 का लॉस, मतलब कितना परसेंटेज गिरना पड़ेगा? अब यहाँ पे आपने 4 लाख के स्टॉक लेके रखे हैं, तो इसको कितना गिरना पड़ेगा कि ये जीरो? इसको कितना गिरना पड़ेगा ये जो ये जीरो? अब आप बताओ कहां पे आपका लॉस फटाफट हो सकता है? बहुत जल्दी आपके पैसे कहां पे जीरो होंगे? बहुत जल्दी आपके पैसे कहां पे जीरो होंगे? बहुत जल्दी आपके पैसे कहां पे जीरो होंगे? 4 लाख वाले में। तो अब आप एक चीज समझिए, अगर आप, कोई भी व्यक्ति 25 साल का है, नया नया कमाई चालू हुई है, कमाई बहुत थोड़ी सी है, और किसी ने भारी भरकम नो लिमिट का क्रेडिट कार्ड थमा दिया हाथ में, तो सामने वाला आपके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, बल्कि आपको गड्ढे में डाल रहा है। और साथ में मिट्टी भी रखा हुआ है कि जैसे ही आप गड्ढे के नीचे जाओगे ऊपर से वो मिट्टी डाल दे। तो याद रखना, सामने वाला अगर आपको लिवरेज दे रहा है तो वो कोई बहुत बड़ा भारी अच्छा काम नहीं कर रहा है। आपको, अगर आप लिवरेज संभाल सकते हो तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं संभाल सकते, इट इज बेटर ना कि आप कम से कम में काम करो। देखो, जैसे अगर आप किसी के साथ डिबेट करने के लिए जाओगे और आप उससे पूछोगे कि भाई क्रेडिट कार्ड अच्छा है कि बुरा है, तो कहेगा कि इट इज अ गुड डेट। सॉरी, ये कहेगा इट इज अ गुड डेट, ये अच्छा उधारी है, मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कार्ड से एक बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग कहेंगे कि इट इज अ बैड डेट। और एक्चुअल में क्या है कि अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, यंग एज में या जब आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हो तो आपका डिसिप्लिन नहीं होता है, तब आप बैड डेट की तरफ ही जाओगे ज्यादा, गुड डेट की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आपका कंट्रोल इतना बढ़िया है, आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा लेके उसका जो इंटरेस्ट है उससे ज्यादा आप कमा सकते हो, तो आप तो जीनियस हो, तो आप यूज करोगे क्रेडिट कार्ड, कोई खराबी नहीं है उसमें। ठीक उसी तरीके से हम नहीं कह रहे हैं कि ये आदमी खराब है, बट अब आप अपनी सिचुएशन सोचो। दिस इज अ टेलर मेड फॉर अ न्यू कमर। न्यू कमर को 4 लाख पे काम करना चाहिए कि 1 लाख पे? उसको 1 लाख पे काम। तो अब आप एक चीज देखो, इसमें कोई स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। दिस इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री कॉमन सेंस जो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश लगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लग रहा है, और लोड्स एंड लोड्स ऑफ कॉमन सेंस लग रहा है।
तो अगर आप इन चीजों को मिलाओगे तब आप देखोगे कि आपकी जर्नी बहुत इजी होगी, इजी। मेरा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है लिवरेज और मार्जिन का। तो जितना कम लिवरेज लूंगा मैं स्टार्टिंग में उतना मेरे लिए अच्छा है, इतना मैं समझ सकता हूं एज अ न्यू कमर। मैं जितना कम लिवरेज लूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। इंट्राडे में होने के लिए बाय और सेल दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 500 क्वांटिटी बाय की है और 500 क्वांटिटी आपने सेल कर दी है, 500 क्वांटिटी बाय किया, 500 क्वांटिटी आपने सेल कर दिया है, तो आपकी पोजीशन जीरो होनी चाहिए, तभी ना इंट्राडे कहलाएगा, राइट? तभी ये इंट्राडे कहलाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत कम लोग समझते हैं कि सेल करके मैं बाय भी कर सकता हूं। 500 क्वांटिटी सेल की, बाद में 500 क्वांटिटी बाय कर दी। मेरा हिसाब किताब कब होगा कि मुझे शेयर्स लेने हैं कि देने हैं? वो होगा डे एंड में। डे एंड में मेरी कोई पोजीशन बची क्या? नहीं बची। तो मेरी कोई लाइबिलिटी आई क्या? मेरी लाइबिलिटी नहीं आई। ठीक। अब यहां पे आपने 400 में बाय किया और 380 में बेचा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 400 में बाय किया, 380 में बेचा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 400 में बाय किया, लॉस कितने का? 20 रुपए का। डन। 400 में सेल किया, 380 में बाय किया, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट कितने का? 20 रुपए का। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या कि मैं पहले क्या कर रहा हूं? मैं पहले बाय कर रहा हूं कि सेल कर रहा हूं? कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये चीज आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जब आप इंट्राडे करते हो तो आप खरीद के भी बेच सकते हो और बेच के भी आप खरीद सकते हो। ठीक। अब बहुत सारे लोग आपको ये समझाएंगे कि नहीं भाई, आपने क्या किया है, आपने स्टेट बैंक अगर बाय किया है और स्टेट बैंक अगर नीचे आ गया तो भाई मैं तो होल्ड कर लूंगा। ठीक है। तो ये तो मैं सेल करके नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास अगर स्टेट बैंक नहीं है और मैंने आज सुबह सुबह स्टेट बैंक सेल कर दिया और स्टेट बैंक ऊपर चला गया, तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर मैं स्टेट बैंक 175 में बेच देता हूँ और स्टेट बैंक का दाम हो गया 200 रुपए, तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 175 में बेचा और बेचने के बाद में रेट्स बढ़ गए, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस। क्या आप इस पोजीशन को कैरी कर सकते हो बिना लॉस बुक किए? क्या आप इस पोजीशन को कैरी कर सकते हो? नहीं कर सकते कैरी। अब आप एक चीज देखिए, आपने मंडे को अगर 175 में बेचा है तो आपको बाय वेडनेसडे आपके डीमैट से वो शेयर्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलने चाहिए कि नहीं निकलने चाहिए आपके शेयर्स से, डीमैट से? तो आपके पास क्या शेयर्स हैं? आपने तो सुबह सुबह बेचा था ये सोच के कि शेयर्स नीचे जाएंगे, तो आप कैरी नहीं कर सकते ना। तो ये आर्ग्यूमेंट ठीक है कि नहीं है? अगर बाय है और मैं अगर लॉस में जाए तो मैं क्या करूंगा? पैसे दे दूंगा, शेयर्स आ जाएंगे मेरे डीमैट अकाउंट में। तो अभी नहीं बेचूंगा तो 3 दिन बाद बेच दूंगा, 3 दिन बाद नहीं होगा तो 5 दिन बाद बेच दूंगा। लेकिन अगर मैंने सेल किया तब तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे उसको स्क्वायर ऑफ करके ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाय करके ही काम करते हैं, मैक्सिमम लोग। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये जो पहले वाला शख्स है जो कह रहा है कि मैं बाय करके ही काम करूंगा, वो तो पहले से ही मन बना के रखा है, प्रॉफिट होगा तो आज बेच दूंगा, लॉस होगा तो कैरी करूंगा? ऐसा नहीं लग रहा है आपको? प्रॉफिट होगा तो आज बेच दूंगा, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, लॉस होगा तो मैं तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर हूं। आपको उसका माइंडसेट ऐसा नहीं लग रहा? राइट। और ये माइंडसेट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट की रेसिपी है कि लॉस की रेसिपी है? ये वाला जो माइंडसेट है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट की रेसिपी है कि लॉस की रेसिपी है? नहीं, ये तो आपको लग रहा है। मैंने आपको अभी लास्ट टाइम क्या बताया, लोग रूल्स कैसे बनाते हैं? रूल्स बनाते ही नहीं है। वो कहते हैं
आज मैं एक स्टॉक ले लेता हूं, अगर आज बढ़ गया तो बेच दूंगा, नहीं बढ़ा तो नीचे ले लूंगा। इंट्राडे ट्रेडर हो तो दिन के एंड में आपका सौदा घर जाएगा क्या? आपकी पोजीशन कितनी जानी चाहिए डे एंड में? घर जीरो, राइट? तो आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको लॉस बुक करने की नहीं करने, ये तो सबसे बड़ा नियम था ना। अगर आप लॉस बुक नहीं कर सकते हो तो आपको तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, इंट्राडे तो भूल ही जाओ। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो और आपने अपने मन में ये बैठा के रखा है कि मैं बाय करूंगा, नीचे आ जाएगा तो घर लेके चले जाऊंगा, इसका मतलब आप पहले से ही रूल ब्रेक करने को तैयार हो। रूल खुद ही बनाए हो और खुद ही ब्रेक करोगे। तो अभी आप प्रॉब्लम समझ रहे हो। तो अब आप एक बात बताओ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आपको जीरो पोजीशन घर लेके जानी है, तो आप बाय करो पहले या सेल करो? लॉस बुक करना पड़ेगा टू बी इन इंट्राडे, एनी काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग। स्विंग में भी आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, पोजिशनल में लंबा लॉस बुक करना पड़ेगा, और इंट्राडे में छोटा प्रॉफिट होता है और छोटा लॉस होता है। लेकिन ट्रेडिंग मतलब लॉस बुक करना पड़ेगा, ट्रेडिंग मतलब गलतियां ज्यादा होंगी, सही कम होगा। और स्किल सेट यहाँ पे होता है कि गलतियां ज्यादा करने के बावजूद आप कंसिस्टेंटली पैसे कैसे बनते हैं, वो स्किल है, वो भी आप समझोगे। बट पॉइंट ये है कि आप जैसे जैसे मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना कि कितना मतलब कॉम्प्लिकेशंस किस तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी क्या होता है, मान लेता हूं कि जब ये कोरोना आया उसके बाद 2 महीना मार्केट गिरा है। 2 महीना, 2 महीने में है, 1 महीना था मार्च और 1 महीना था अप्रैल। तो मैक्सिमम लोग देखो, अब आप एक सिंपल कैलकुलेशन समझो। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला कि दूसरा वाला? स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा कि वेव्स में ऊपर जाएगा? स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा कि वेव्स में ऊपर जाएगा? वेव्स में। लेकिन वेव्स ज्यादा ऊपर की तरफ बनेंगी कि नीचे की तरफ बनेंगी? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ज्यादा ऊपर की तरफ बनेंगी कि ज्यादा नीचे की तरफ बनेंगी? आप तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस अप ट्रेंड में आप रोज मार्केट में इंट्राडे में बाय करके पोजीशन बनाओगे तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? सही होने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? लेकिन क्योंकि ये वेव्स है, बीच में एक आध दिन आएगा जब वो नीचे मारेगा तो आपका लॉस होगा। हम तो पहले से तैयार हैं कि लॉस तो हो गई। ठीक, ठीक वैसे ही अगर मैं ये 2 महीने की बात करूं तो मार्केट ऐसे तो नीचे नहीं गया है ना। मार्केट ऐसे जा रहा था, फिर एक दिन ऊपर हो गया, फिर नीचे गया 3 दिन, फिर एक दिन ऊपर हो गया, फिर 3 दिन नीचे गया, फिर एक दिन ऊपर हो गया, ऐसे करके ही तो नीचे आया है ना। तो मैक्सिमम लोग मार्च और अप्रैल में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके माइंड सेट है बाय और सेल करके करना। लेकिन जो आदमी सेल और बाय करके करके रख रहा है, मार्केट में तो फ्री फॉल है। आप जहां से बेचोगे स्टॉक नीचे आ जाएगा, जहां से बेचोगे स्टॉक नीचे आ जाएगा, बीच बीच में आपको उल्टा भी मारेगा जहां पे आपका लॉस होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक्चुअली ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक्चुअली ट्रेडिंग, तो आपको अपने माइंड में एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बाय करके सेल करना और सेल करके बाय करना, आपको दोनों आना चाहिए। यू शुड नो बोथ द थिंग्स, टू वेज, बाय करके कमाना और सेल करके कमाना। देखिए मार्केट पिछले 2 महीने में काफी बड़ा है, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है बीच में एक बार गिरेगा। तो ट्रेडर जो होता है ना, वो चढ़ते में भी कमाना जानता है और गिरने में भी कमाना जानता है। इन्वेस्टर का ड्रॉबैक होता है, उसको यहाँ पे वेट करना पड़ता है। जब मार्केट गिरा हुआ होता है उसको वेट करना पड़ता है। अभी भी मार्केट अपने फेब्रुअरी के लेवल पे नहीं आया है, इतना बढ़ चुका है मार्केट, बट अभी भी फेब्रुअरी के लेवल पे नहीं आया है। लेकिन अगर एक प्योर ट्रेडर होगा तो वो मार्च अप्रैल में बेच के काम कर रहा होगा और मई जून में वो बाय करके काम कर रहा होगा। तो वो गिरते में भी कमा रहा है और चढ़ते में भी कमा रहा है। ये बहुत बड़ा माइंड एडजस्टमेंट होता है, ये आपको भी पता हो। कभी भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ,
ट्रेडिंग में होता है एंट्री और एक होता है टारगेट। मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान के चल रहा हूं कि मैं बाय करता हूं, बाय। और एक होता है स्टॉप लॉस। तो अगर मैंने एक स्टॉक बाय किया है 500 रुपए में और ये जो स्टॉक है उसका मेरा टारगेट था 550 रुपए का, तो मैं अगर सही होऊंगा तो मैं कितने रुपए कमाऊंगा? अगर मैं सही होऊंगा तो मैं कितने रुपए कमाऊंगा? 50 रुपए। और मैंने ये मान के रखा है कि अगर ये 480 आया तो मैं यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। अगर ये यहाँ पे 480 रुपए आया तो मैं अपना लॉस बुक करके चला जाऊंगा। तो मेरा इस स्टॉक में या तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा या मेरा 20 रुपए का लॉस होगा। राइट। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ट्रेडिंग इज लाइक बिजनेस। अगर एक बंदे ने 10-12 साल नौकरी कर ली है, सैलरीड नौकरी, तो उसकी आदत क्या होती है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहीं तक देखते हैं। अगर उसकी तनख्वाह है 100 रुपए, पकड़ के चलता हूँ, हर महीने उसको 100 रुपए आने हैं। अब इसको क्या लगता है कि बिजनेस में बहुत पैसा है। इस व्यक्ति को लगता है बिजनेस में बहुत पैसा है। तो क्या ये सच है कि गलत है? बिजनेस में पैसा होता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बिजनेस में पैसा होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब ये बंदा क्या करता है, अपना जॉब छोड़ देता है। अब ये बंदा बोलता है मैं नौकरी क्यों करूं जब बिजनेस में पैसा है, तो वो बिजनेस करने आ जाता है। अब जब ये बिजनेस करने आता है यहाँ पे, तो वो देखता है पहला महीना नो इनकम, दूसरा महीना नो इनकम, तीसरा महीना नो इनकम, चौथा महीना वो देखता है स्मॉल इनकम। अब उसके दिमाग में आता है मैंने तो 4 महीने दे दिए, अगर मैं ये 4 महीने ये नौकरी करता, ये तो आता मेरे पास में। यहाँ पे तो 4 महीने लगाने के बाद में इतना सा पैसा आया, बाद में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। वो ये ये बिजनेस छोड़ देता है और वो वापस अपने जॉब में लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बिजनेसमैन बैठा है, वो ये देख रहा है कि ये स्मॉल इनकम थी शायद 20 रुपए। अगर ये और कंटिन्यू करता और बिजनेस के रूल्स को फॉलो करता रहता, तो उसको अगले महीने इनकम होती 100 की, उसके अगले महीने शायद 200 की, उसके अगले महीने शायद 500 रुपए की इनकम होती। अब अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 महीने बाद उसकी कमाई होगी 820 और 7 महीने बाद उसकी यहाँ पे कमाई होगी 700। इस 7-8 महीने में ही ये बंदा इस बंदे से आगे निकल चुका है। और अगर इसने ये 500 रुपए को भी मेंटेन कर दिया, ये बंदा जो 100 रुपए कमा रहा है उससे वो 5 गुना ज्यादा कमाने लगे। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है लोगों का, यही होता है कि लोग लीनियर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। भाई आज मैंने अगर मार्केट में पैसे डाले हैं तो रोज मुझे एक जैसा प्रॉफिट होगा। राइट। अभी एक बिजनेसमैन को एक चीज पता होती है कि अगर अगर दो बिजनेस, एक बिजनेस कहता है यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए डालने हैं और आपकी मैक्सिमम कमाई है 20%, और दूसरा बिजनेस कहता है
आपको 10 लाख रुपए डालने हैं और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम कमाई है 45%। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक एज अ बिजनेसमैन आप 5 लाख वाला बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होगी, 10 लाख वाला करने में? आप एज अ बिजनेसमैन 5 लाख वाला बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होगे कि 10 लाख वाला करने में? 10 वाला। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस किसके लिए कर रहे हो? कमाई के लिए, राइट? बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे यार एक बिजनेस पता चला है 50,000 रुपए का, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए है, 10% प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा। जो एक्सपीरियंस सीजन बिजनेसमैन होगा वो बोलेगा ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतनी मेहनत करके 10% कमाना है तो मैं रिस्क ही क्यों लूं। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आदमी का दिमाग कैसे चलता है आप इसको देखो। मैं अगर वापस से इसको ड्रॉ करता हूं, मैं अगर ड्रॉ नहीं करता हूं, मैं इसको आपको यहीं पे दिखाता हूँ। अब आप देखो हाउ पीपल रिएक्ट। आपने मन क्या बनाया था? ये 500 रुपए। देखो पहली चीज, अगर 500 रुपए का एक स्टॉक है और आपको लगता है ये स्टॉक 502 या 503 रुपए तक जाएगा, तो इस 2-3 रुपए की अपॉर्चुनिटी के लिए क्या आपको अपने पैसे फंसाने चाहिए? क्या इस 2-3 रुपए की अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पैसे फंसाने चाहिए? नहीं। सेम बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। 10% के लिए क्यों जाऊं जब कमाना है? 45% वाले को चेस करूंगा ना जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो। लेकिन आदमी को क्या लगता है, अगर वो ट्रेड नहीं करेगा तो स्टॉक मार्केट का भारी भरकम नुकसान हो जाएगा, तो ये उसकी ड्यूटी है कि हर आधा घंटे में उसको एक ट्रेड मारनी है। तो वो क्या करता है, 1 रुपए 2 रुपए के लिए भी सौदे में एंटर करता है। पहली तो गलती है। तो आपका जो टारगेट है दैट शुड बी अ लुक्रेटिव वन। टारगेट लुक्रेटिव होना चाहिए। दूसरा, जब आप देखते हो मूवी, मूवी मेकिंग इज अ रिस्की बिजनेस और अ नॉन रिस्की बिजनेस? मूवी मेकिंग इज अ रिस्की बिजनेस और अ नॉन रिस्की बिजनेस? अभी एक मूवी आई थी, वो मूवी का नाम था पीयू। उसमें एक ही कैरेक्टर था, छोटा बच्चा था, उसी वही एक कैरेक्टर था। बट इस मूवी के मोर देन 7 प्रोड्यूसर्स। इशू क्या बहुत पैसे का था क्या? बहुत सारे पैसे चाहिए क्या? बहुत सारे पैसे चाहिए क्या? एक बच्चे की मूवी बनानी है, एक ही कैरेक्टर है, तो फिर 7 प्रोड्यूसर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर 7 प्रोड्यूसर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे 7 प्रोड्यूसर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? दे वर ऑल बिग इन्वेस्टर्स। उन लोग जब मूवी बनाते हैं तो उन लोग मूवी नॉर्मली बनाते हैं 30 40 50 करोड़ तक की मूवी बनाते हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर ऑल बिग प्रोड्यूसर्स, दे कैन इन्वेस्ट बिग अमाउंट एनी गिवन डे। बट अब आप मुझे एक बात बताओ, मूवी मेकिंग अपने आप में रिस्की बिजनेस है, उसमें अब आप एक छोटे बच्चे को ले रहे हो और एक ही कैरेक्टर की एक्सपेरिमेंटल मूवी बना रहे हो, तो आपका रिस्क कोशंट नॉर्मल है कि एबनॉर्मली रिस्की है? अब ये जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्मल रिस्क में आ रहा है कि एक्स्ट्रा रिस्की है? राइट? तो एज अ प्रोड्यूसर दे आर बिजनेसमैन, तो क्या वो अपने पास जितना भी पैसा है वो सारा का सारा उस एक्सपेरिमेंटल मूवी में लगा देंगे क्या? नहीं। तो 7-8 लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, हर कोई उतना पैसा डाल रहा है कि अगर मूवी फेल भी हो जाए तो भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत छोटा छोटा अमाउंट, छोटा छोटा अमाउंट डाल दे रहे हैं। अब ये सारे अमाउंट मिलके एक अमाउंट बन गया, उन्होंने मूवी बना दी। यहाँ पे मूवी इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप बिजनेसमैन का कॉन्सेप्ट देखिए, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, रिस्क कैलकुलेटेड ले रहा है और छोटा रिस्क ले रहा है। लेकिन कहां पे वो छोटा रिस्क ले रहा है? जहां पे वो बड़ा पैसा बना सकता है। अगर गलती से ये मूवी हिट हो गई तो सबके पैसे जो हैं वो 1 के 4 या 1 के 5 या 1 के 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे दे डोंट गो बाय देयर इमोशन कि भैया हाँ ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, चलो जितना पैसा लगा दो।
भाई ये एक्सपेरिमेंटल मूवी है, मैं कम पैसा लगाऊंगा, भाई मेरे पैसे से नहीं हो रहा है तो चलो बाकी लोग कोलैबोरेट करके लगाओ। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो तब आप ये सारी चीजें भूल जाते हो, ना आप टारगेट पे ध्यान दोगे, ना आप अपने स्टॉप लॉस पे ध्यान दोगे। तो अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये टारगेट और स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टॉप लॉस अभी तक मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया है, मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि यहाँ पे आप जाके लॉस बुक करोगे, है ना। तो इसका क्यों करना चाहिए, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन ऐसा बिजनेस ढूंढता है जहां पे रिस्क रिलेटिवली कम हो, जीरो रिस्क बिजनेस नहीं ढूंढता, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो। तो आप एक चीज देखो, फर्क कैसे पड़ता है, फर्क कैसे पड़ता है वो आप देखो। आपने 10 ट्रेड किया, 10 ट्रेड, 7 ट्रेड आपने सही की और 3 ट्रेड आपने गलत की। उसके बाद में बना सिनारियो, 5 ट्रेड सही की, 5 ट्रेड गलत की, और एक सिनारियो बना जहाँ पे आपने 3 ट्रेड सही की है और 7 ट्रेड आपने गलत की है। अब आप देखो यहाँ पे जब आप सही हो रहे हो तो आप 1 रुपया कमा रहे हो, और जब आप गलत होते हो तो आप 3 रुपए गंवाते हो। ये सही का है, ये गलत का है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, 7 बार सही होने के बावजूद आप कितने रुपए कमाओगे। 7 बार सही हुए हो, हर बार 1-1 रुपए कमाया है, तो आपकी पॉकेट से कितने पैसे आए, आपके पॉकेट में कितने पैसे आए। 7 बार आप सही हुए हो, हर बार 1 रुपया कमाया है आप, 7। और हर बार जब आप गलत हुए तो 3 रुपए गए आपकी जेब से, हर बार गलत होने पे 3 रुपए गए, तो 3 बार में कितने रुपए चले गए। आपको क्या हुआ, नेट प्रॉफिट की नेट लॉस, आपको कितना हो गया नेट लॉस, कितने का, 2 रुपए का। तो आपकी एक्यूरेसी हाई है कि लो है, एक्यूरेसी कैसी है आपकी, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो सही होने की एक्यूरेसी ज्यादा है कि कम है, नहीं आपकी सही होने की एक्यूरेसी ज्यादा है। आप 10 में से 7 बार सही हो रहे हो, 10 में से 7 बार आप सही हो रहे हो, लेकिन आपकी गलती कहां पे हो रही है, जब आप लूज कर रहे हो तो आप ज्यादा लूज कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए मैंने जो आपको पिछली बार में दिखाया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने ट्रेड कैसी ली थी, कमाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे और गवाएंगे तो 20 रुपए कमाएंगे, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपने ये सोचा, अगर आपने ये सोचा कि अगर आप सही हो गए तो आप 1 रुपया कमाओगे, और आप गलत हो गए तो भी आप 1 रुपया ही गवाओगे। तो आपने क्या किया, 5 ट्रेड सही किया, 5 ट्रेड, तो आपके 5 रुपए आ गए। आपने 5 ट्रेड गलत की तो आपके 5 ट्रेड चले गए, आपका नेट रिजल्ट रहा 0। तो आप एक चीज सोचो, आपकी एक्यूरेसी पिछली बार के मुकाबले बढ़ गई कि घट गई, आपकी एक्यूरेसी पिछली बार के मुकाबले बढ़ गई कि घट गई। एक्यूरेसी घट गई है। आपने 10 ट्रेड की है, यहाँ पे भी आपने 10 ट्रेड की है, लेकिन आपके सही ट्रेड कितने हैं, पहले 7 थे अब 5 है। सही ट्रेड की आपकी एक्यूरेसी घट गई है, पहले 7 थे अब 5 है, राइट। लेकिन आपका लॉस घट गया है, अब आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में आ गए हो। अब आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में आ गए हो। तो अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं तो आप कौन सा ऑप्शन अपनाना पसंद करोगे, पहला कि दूसरा। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं तो आप कौन सा ऑप्शन अपनाना पसंद करोगे, पहला कि दूसरा। दूसरा। अब आप देखो, अगर आप सही होगे तो 3 रुपया कमाओगे, और अगर आप गलत हो गए तो 1 रुपया गवाओगे। सही होने पे 3, गलत होने पे 1। तो आपने 3 ट्रेड मात्र सही किए, 3 ट्रेड, तो आपका लॉस कितना होगा। आपने मात्र 3 ट्रेड सही किए तो आपका, सॉरी, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट। 3 ट्रेड सही की, हर ट्रेड में 3 रुपए बने, 3 ट्रेड सही की, हर ट्रेड में 3 रुपए बने, तो टोटल 3 ट्रेड में कितने बनेंगे,
60 ट्रेड किया और एक एक रुपए चला गया, एक एक रुपए चला गया, एक एक रुपए चला गया, तो कितने रुपए गए? और आप 2 रुपए के प्रॉफिट में हो। आपकी एक्यूरेसी मात्र 30% है, यहाँ पे 30%। आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आपने मैक्सिमम ट्रेड्स गलत किए, मैक्सिमम, फिर भी आप पैसे बना रहे हो। लेकिन एक लेमैन को अगर आप कहोगे कि मैं 3 ट्रेड सही करता हूं, 60 ट्रेड गलत करता हूं, बोलेगा आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि उसे ये लगता है ज्यादा सही ट्रेड करना इस गेम की सीक्रेट है। लेकिन ट्रेडिंग का सीक्रेट है, जब आप जीतो तो ज्यादा जीतो, और जब आप लॉस करो तो कम लॉस करो। तो आपने जब लॉस किया, तो अगर वो कंट्रोल्ड लॉस किया और आपने विनिंग ज्यादा का मार्जिन ज्यादा रखा, विनिंग मार्जिन, तो गलत ट्रेड होने के बावजूद आप नेट प्रॉफिट में बैठोगे। ये व्हाइट बोर्ड में जितना आसान है मेरे लिए बताना, ये व्हाइट बोर्ड में जितना आसान है मेरे लिए बनाना, उतना ही डिफिकल्ट होता है एक्चुअल में करना। ठीक है, लेकिन उसके लिए स्टॉक मार्केट दोषी नहीं है, हमको हमारे माइंडसेट को कवर करना पड़ता है। देखिए, आप एक बॉक्सिंग का गेम देख रहे हो टीवी पे, तो कमेंट करना इजी होता है ना, उसको ऐसे मारना चाहिए, वैसे मारना चाहिए। जब आप खुद बॉक्सिंग करते हो ना, तो जैसे ही आपके फेस में ग्लो पड़ता है ना, तो चांद तारे सब दिखने लगते हैं, राइट? ठीक वैसे ही अगर आप एक शूटर हो ओलंपिक लेवल के, और आपको मैं बॉर्डर पे भेज देता हूं, तो आप क्या नंबर 1 सोल्जर बन जाओगे बॉर्डर पे? नहीं। क्यों नहीं बन पाओगे? जब आप ओलंपिक में शूट करते हो, तो या तो आपका टारगेट लगेगा या तो नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट लगा, तो सामने वाला एक सोल्जर गया, और टारगेट नहीं लगा और सामने वाले ने आपको मार दिया, तो यू आर डेड। तो यहाँ पे गलती करने पे सजा मिलती है, यहाँ पे गलती करने पे आप मैच हार जाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया, अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया, जो कि टफ पार्ट है, लेकिन ये मेंटल टफनेस लगती है। मार्केट कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए, मेंटल टफनेस लग रही है। अगर आपने इसको ध्यान से कर लिया, तो ये आपका काम होगा। ठीक है, तो देखिए, अभी तक हमने आपको कराया क्या है? हमने आपको ये कराया है, अगर मैं आज पूरा एक बार सामने से रखता हूँ शॉर्ट में, कि कल तक हम लोग जो जनरल टर्मिनोलॉजीज पे बात कर रहे थे, आज हमने बात की है ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी। तो जब हमने ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में बात की, तो पहले हमने एसेंशियल्स ऑफ ट्रेडिंग सामने में रखी है, कि क्या क्या लगेगा हमको ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, रूल्स लगेंगे। रूल्स पहुंचने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल एक्सपेक्टेशन क्या है और ट्रेडिंग रूल्स क्या है, और उन्हें क्यों फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में हमने इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल समझा। फिर इंट्राडे को समझने के लिए हमको उसकी मेथोडोलॉजी समझनी थी, तो मार्जिन और लिवरेज समझा। मार्जिन लिवरेज समझने से के बाद हमें ये समझना पड़ा कि क्या नुकसान कर सकता है, क्या नुकसान नहीं कर सकता है। उसके बाद में हमने इंट्राडे समझा। इंट्राडे के बाद में हमने प्रॉफिट, लॉस, टारगेट, इसको समझा। फिर हमने जो ये आपने समझा है ना, मैं इसका नाम भी आपको दे रहा हूं, इसे कहा जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसे कहा जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे आपका रिस्क था 1 रुपए का और रिवॉर्ड था 3 का, तो ये 1:3 कहलाता है। तो
अब जो है आप एसेंशियल्स ऑफ ट्रेडिंग तक पहुंच चुके हो कि क्या क्या बैकग्राउंड में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बोलो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बोलो। तो अभी ये बताओ आप कि आपका कोई डाउट, मतलब जो फ्लो में आपके डाउट्स क्लियर होते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पहले शायद अभी मार्जिन नहीं पता होगा, लिवरेज नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा कि लिवरेज अच्छा है या बुरा है, ठीक है। आपको भी यही लगता होगा कि अगर मैं ज्यादा सही ट्रेड करूंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो रही हैं। चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। बट प्लीज, जो मैंने पहले भी कहा है, मैंने अब आपको वेबसाइट देखना सिखा दिया है, तो ट्रैक आप कर ही सकते हो, पेपर ट्रेडिंग आप कर ही सकते हो, आप कोई भी स्टॉक को फॉलो कर ही सकते हो, उसका हिस्टोरिकल डेटा आप निकाल ही सकते हो, ये स्टॉक पहले कितना था, अभी कितना है, क्यों बढ़ा क्यों घटा, मतलब बहुत कुछ आप देख सकते हो। तो आप कंटिन्यू करते रहो। डोंट एक्सपेक्ट कि जब सब स्टार्ट हो जाएगा, जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप करोगे, ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, बाय।